नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर और एक बार फिर चर्चा इस बात की होगी कि जो दुनिया भर में बदलाव हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में जो उतार चढ़ाव दिख रहा है, जिस तरह महंगाई धीरे धीरे बढ़ती दिख रही है, उस सब का आपके निवेश के लिए क्या मतलब है, आपके पोर्टफोलियो पे इन सब का क्या असर पड़ेगा और क्या आपको कुछ बदलाव करने चाहिए। बदलते माहौल को देखते हुए कैसे आप सबसे सुरक्षित निवेश कर सकते हैं और उससे सबसे अच्छा फायदा कमा सकते हैं लंबी अवधि के लिए। खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं कोटक एएमसी की सीआईओ फिक्स्ड इनकम और हेड प्रोडक्ट्स लक्ष्मी अय्यर जी। लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इस समय जब हम निवेश की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले सबके मन में सवाल आता है कि अब इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है कि हर कोई परेशान है, चाहे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब हो या फिर फेडरल बैंक के पावेल साहब। हर कोई महंगाई से परेशान है। मैं सबसे पहले दर्शकों की समझ के लिए जानना चाहूंगा कि जब महंगाई बढ़ती है तो मेरे निवेश पर, मेरे इन्वेस्टमेंट पर उसका क्या असर पड़ता है। देखिए, बॉलीवुड पिक्चरों में और रियल लाइफ में, जैसे मैं बताती हूँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक चीज जो है कॉमन है, वो है विलन की मौजूदगी। और हमारे जो हम जो निवेश करते हैं उस निवेश को अगर हीरो या हीरोइन माना जाता है, तो इसमें जो है सबसे बड़ी जो महंगाई का जो विलन है वो हमेशा निवेश को खाता जाता है, और इस तरह खाता है कि वो शायद इस वजह से वो जो हम बोलते हैं रियल रेट्स आपके नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब महंगाई बढ़ती है और ब्याज दरें जो आपके निवेश में आप कमाते हो उस तेजी से नहीं बढ़ती या उस रफ्तार से नहीं बढ़ती, तो ये महंगाई इन्वेस्टमेंट यानी जो आप जो निवेश करते हो उसको दीमक की तरह खा खा कर जो आपको नेट रिटर्न मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। तो ये है जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कि महंगाई का आपके निवेश पर। बिल्कुल दीमक की तरह जो है आपके पोर्टफोलियो को खा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही और इनफैक्ट एक और मेहमान हमारे यहाँ हमारे चैनल पर आए थे। उन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो एक ऐसा चोर है जो आपकी जेब भी काट देगा और शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप निवेश कर रहे हों तो महंगाई को ज़रूर ध्यान में रखें और अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से डिज़ाइन करें। जब महंगाई बढ़ रही है लक्ष्मी जी, तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के जो बड़े बैंक्स के गवर्नर हैं वो सामने आए हैं। भारत में भी रिजर्व बैंक सामने आया है और उसके बाद अमेरिका में फेडरल रिजर्व के गवर्नर साहब सामने आए हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर साहब सामने आए हैं और सबने धीरे धीरे ब्याज दरें बढ़ाई हैं। क्योंकि ये समझाया जाता है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तब महंगाई को काबू में करने की जो है चेष्टा शुरू होती है, कोशिश शुरू होती है। अब मेरा सवाल ये है कि ये ब्याज दरें बढ़ने का अगेन मेरे लिए इसका इम्पैक्ट तो मुझे फर्स्ट लुक में तो नेगेटिव दिखाई देता है, क्योंकि इसका इक्विटी मार्केट पर असर नेगेटिव पड़ रहा है और मेरा बहुत सारा पोर्टफोलियो तो इक्विटी मार्केट में है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और आपकी ऑब्जर्वेशन भी बैंग ऑन है। जब ब्याज दरें बढ़ती है और ये विश्व भर में ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये फेड ने शुरुआत की और काफी सारे सेंट्रल बैंकर्स और हमारे यहाँ पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरें बढ़ाई है। तो इमीडिएट, जैसे हम बोलते हैं, झटका जो लगता है वो झटका इमीडिएटली पोर्टफोलियो पर आपको नेगेटिव दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि जो पूरी जो मार्केट है, जो सारी एसेट क्लास है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो फिक्स्ड इनकम हो, वो एक लेवल पे अलाइन करने को टाइम लगाता है। और इस वजह से इमीडिएट इम्पैक्ट ऐसे लोगों को लगता है कि अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो क्या सारी कंपनी, सारे बैंक जो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ी है, क्या वो लेंडिंग रेट्स में पास ऑन करेगी। ये सारी जो शंकाएं होती है उस वजह से पहले बिकवाली का माहौल होता है। और फिक्स्ड इनकम में भी ठीक उसी तरह, जब ब्याज दरें बढ़ती है तो यील्ड्स बढ़ जाती है, और जब यील्ड्स बढ़ती है तो जो बॉन्ड्स के जो प्राइसेस है वो दाम घट जाते हैं, और इस वजह से आपको पोर्टफोलियो में नुकसान दिखाई देता है। पर ये नहीं है निवेश करते वक्त देखने का नजरिया, क्योंकि जब आप निवेश करते हो आप 1 2 3 दिन के लिए नहीं बिल्कुल करते हो, आप एक लंबी अवधि के लिए रखते हो। और जैसे हमने बताया कि ब्याज दरें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि महंगाई है, पर महंगाई इसलिए है क्योंकि ओवरऑल अनुमान लगाया जा सकता है कि जीडीपी यानी जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है वो यहाँ से
आने वाले 2-3 साल में एकदम ठीक-ठाक मजबूत दिख रही है और थोड़ा-सा अगर ब्याज दर बढ़ाया जाए, तो इतना कुछ मेजर नुकसान नहीं होगा ग्रोथ के तहत। तो इस वजह से अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को देखें, तो शायद वो बेहतर तरीका होगा, ना कि ये जो शॉर्ट टर्मिज़्म में मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर आप पोर्टफोलियो में उतार-चढ़ाव देखते रहोगे, तो ये जो मार्केट्स की हलचल है, आपकी दिल की धड़कन को डेफिनिटली तेज कर देगी, जो कि बहुत हानिकारक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने कहा कि मार्केट की जो हलचल है, वो दिल की धड़कनों को तेज़ कर ही रही है और इसलिए भी हमारी आज आपसे जो चर्चा है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो लंबी अवधि का निवेशक होता है जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाता है और किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठकर अपने गोल्स तय करता है और उसके बाद तय करता है कि उसे निवेश कैसा करना है और उसको ये बताया जाता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटीज़ में पैसा लगा रहा है, लेकिन इक्विटीज़ तो गिर रहे हैं, तो बहुत चिंता बढ़ जाती है। लेकिन उस चिंता के समय क्या करना चाहिए लक्ष्मी जी आपको लगता है? क्या पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए ऐसे समय में जब आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है बाजार में या वेट एंड वॉच करना चाहिए? सही स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए स्ट्रैटेजी वाइज मेरे हिसाब से देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल, लेकिन एक जो स्ट्रैटेजी है, एक जो जैसे हम बोलते हैं जब आपको एक जर्नी तय करनी है तो आप किस माध्यम से उसको पूरा करोगे, क्या आप गाड़ी चला के जाओगे, क्या आप बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे या फिर आप हवाई जहाज में उड़ोगे, ये सारा जो है ये आप डिसीजन लेते वक्त आपको अपने गोल्स को असरटन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बंबई से गोवा जाने की इच्छा रखती हूँ, मैं शायद एयरप्लेन में भी उड़ सकती हूँ और गाड़ी भी चलाकर जा सकती हूँ, लेकिन वही चीज अगर मुझे गुवाहाटी जानी होगी तो ऑब्वियसली जो एयरप्लेन है वो मेरे लिए ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल होगा। तो ठीक उसी तरह आपके निवेश की जर्नी में एसेट एलोकेशन, यानी कौन सी कैटेगरी में आप कितना निवेश करते हो, ये बहुत अहम हो जाता है। और जब मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, तब ये जो एसेट एलोकेशन में हल्का सा जो फेरफार होता है, उसको अपने को रीबैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो घबराए ना, पैनिक जो ग्रीड एंड फियर होता है, वो जो है सबसे बड़े इम्पेडिमेंट होते हैं अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। तो इस वजह से समझो आपने जर्नी के पहले आपने तय किया कि आपकी पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी रहेगा और समझो लगभग 30% अगर फिक्स्ड इनकम रहेगा, और मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से अगर वो 70% घट के समझो 1-2% घट गया हो, तो ये माहौल में आप वो अमाउंट बढ़ा के उसको वापस 70% करोगे। ये प्रोसेस बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी। बहुत अच्छी बात आपने बताई यहाँ पर, ये प्रोसेस को जारी रखना बहुत ज़रूरी है और ब्रॉडली जो जो फ्रेमवर्क होता है, बिल्कुल ये बात भी लक्ष्मी जी आपने सही कही कि हर इंडिविजुअल के गोल्स अलग हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी अलग होगी। लेकिन जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क में हिसाब किताब चलता है वो 70% जो है वो इक्विटी और 30% डेट की तरफ जो है आपका पोर्टफोलियो रह सकता है। लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करके ही ये प्लान करना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन किस तरह का होगा। लक्ष्मी जी यहाँ से जो सिचुएशन जब बढ़ रही है, जिस सिनेरियो में अभी हम लोग बैठे हैं, महंगाई ऊंची है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो वहाँ एक सवाल ये भी आता है कि चूंकि डेट फंड जो है वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं, क्या हमको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि शायद रिटर्न की संभावना वहाँ से ज़्यादा हो? जी बिल्कुल, ये माहौल में जहाँ पे ब्याज दरें जरूरत से ज्यादा मार्केट की ब्याज दरें है ना, वो आरबीआई के रेट हाइक से पहले ही बढ़ चुकी है, जिसको हम हमारी मनी मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं कि जो डिस्काउंटिंग होना है, कोई एक इवेंट घटनी हो तो उसके पहले ही मार्केट में उसका असर पड़ चुका है काफी हद तक। इस माहौल में क्या आप फिक्स इनकम में निवेश कर सकते हो? आंसर इज डेफिनेटली यस, करना भी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको समझो 1 साल में निवेश करना, 1 साल के अंदर का पैसा लगाना है, तो उसके लिए भी आपके पास एक फिक्स इनकम की कैटेगरी है। और अगर आपने लंबी अवधि के लिए समझो 2 या 3 साल के हिसाब से लगाना है, उस कैटेगरी के भी फंड्स अवेलेबल है।
लेकिन जैसे मैंने बताया, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आपकी एसेट एलोकेशन यानी आपकी जो गोल्स है वो आपको कितना परमिट करती है कि आप फिक्स इनकम में निवेश करें, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये माहौल में निवेश करना मेरे हिसाब से ठीक बात है। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगेन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका एसेट एलोकेशन किस तरह का है, आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए, उस हिसाब से आप अपने निवेश का हिसाब-किताब बनाएँ, तो बेहतर रिटर्न आपके मतलब के, आपके फ़ेवर के ज़रूर मिलेंगे। एक और जो टर्म इस समय चलती है मार्केट में लक्ष्मी जी, वो है एफआईआईज़, जो है वो काफ़ी डोमिनेंट है हमारे भारतीय बाज़ार में, और एफआईआईज़ अब जो है वो भारतीय बाज़ार से निकल रहे हैं। जो लोग इक्विटीज़ को फ़ॉलो करते हैं, क्लोज़ली एवरीडे देखते हैं, उन्हें थोड़ी-सी चिंता ज़रूर होती है कि अरे सारे जो विदेशी निवेशक हैं वो तो भारतीय बाज़ारों से पैसा निकाल रहे हैं, और अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो दूसरे देशों के बाज़ार ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाएँगे। एक बार फिर जो शायद घरेलू निवेशक हैं वो भी पैसा बाहर निकालें। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को समझाएँ कि किस तरह जो है विदेशी निवेशक इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड एक्टिविटी हो उसके उससे, क्योंकि इम्पैक्ट मेरे निवेश पर, मेरे पोर्टफोलियो पर पड़ेगा, और जब इतना सारा पैसा निकल रहा है एफआईआईज़ की तरफ से, तो उसको हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए? देखिए, हर एक का एक देखने का नजरिया होता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं, विदेशी निवेशक भी होते हैं, जैसे एफपीआईज आपने बताया। इस पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा होगा, या फिर कैलेंडर ईयर 2022 की हम बात करें तो पिछले 4 महीनों में हमने देखा है कि जो विदेशी निवेशक है लगातार इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो निकल रहे हैं तो ये वापस नहीं आएंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये भी है कि अगर वो निकल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उनको भी निकालना चाहिए। एक बात नजर रखना बहुत जरूरी है, ट्रैक रखना जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने डिसीजंस उनके निवेश के हिसाब से लगाओगे? आंसर इज नो, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो इतना विशाल होता है कि उनके यहाँ कंट्री या ज्योग्राफिक एलोकेशन के मैंडेट्स होते हैं, जो कि आम तौर पर आप जैसे और मेरे जैसे निवेशक को नहीं होते हैं, क्योंकि इंडिया जो है एक ग्रोथ मार्केट है। उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन ओवर साइकिल्स आपने देखा, अगर 4, 5, 10 साल की अगर हम बात करें, ओवर दी साइकिल्स हमने देखा है कि शेयर बाजार में अगर आप डिसिप्लिन तौर से निवेश करो तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी उतनी ही स्मूदन होती है। तो यस, इंपॉर्टेंट है, एज अ मनी मैनेजर मैं इसका ख्याल रखती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ कि कितना पैसा कहाँ से निकल रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है वो आमतौर पे जैसे मैंने आपको बताया, अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन फंडामेंटल्स, आपको अपना पर्सनल जो आप निवेश करते हो, आपके ये दायरे में आपके गोल्स के यहाँ पहुंचने के लिए आपको कितना क्या लगाना चाहिए, आप उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा। तो अनवांटेड जो नॉइजेस है उसको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को क्लाउड आउट करने ना दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फोकस कहाँ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है इस समय बाजार में। आप बाहर निकलिए तो अलग अलग तरह की बातें हो रही होती हैं, और इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश भी यही है कि हम अपने दर्शकों को, उन निवेशकों को जो लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, कुछ नए निवेशक हैं जो बाजार में अब आए हैं, कुछ लंबे समय से निवेश कर रहे हैं, उनको समझा सकें कि कैसे आपको अपनी निवेश की जर्नी को जो है वो सिंप्लीफाई रखना चाहिए। फोकस आपका आपके इन्वेस्टमेंट पर होना चाहिए, आपके गोल पर होना चाहिए। नॉइजेज आपके आसपास बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम अलग अलग टर्म्स तो सुनते ही हैं, और आज हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं तो कुछ चीज़ें समझ ही लेते हैं। लक्ष्मी जी, एक चीज़ और होती है, वो है यील्ड। यील्ड बढ़ने का किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है मेरे पोर्टफोलियो पर, क्योंकि अभी जितनी खबरें हम पढ़ रहे हैं, जो जो एनालिसिस एक्सपर्ट्स का पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से मौजूदा माहौल में यील्ड्स बढ़ रही हैं। यील्ड जब बढ़ती है तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो इमीडिएटली, जैसे मैंने आपको बताया, एक टेक्निकल टर्म है तो आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, एक मार्क टू मार्केट, यानी इमीडिएटली आपको वो पोर्टफोलियो में नुकसान दिखाई देता है, क्योंकि जब यील्ड बढ़ते हैं कोई बॉन्ड्स के, तभी उसकी जो दाम है, जो प्राइसेस है, वो घट जाती है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव फायदा ये होता है कि जो पोर्टफोलियो, पूरी जो आपकी पोर्टफोलियो की टोटल पोर्टफोलियो वाईटीएम जिसको हम बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, वो बढ़ जाती है। और जैसे फिक्स्ड इनकम की भाषा में हम बोलते हैं कि कैरी, पोर्टफोलियो की कैरी कितनी,
कैरी की बात नहीं कर रही हूँ, गर्मी का मौसम है तो लोग आम खाने की बात कर रहे हैं, कैरी खाने की बात कर रहे हैं, पर फिक्स इनकम में जो है एक कैरी CARRY ये जो पोर्टफोलियो की जब यील्ड बढ़ जाती है तब ये काफी अट्रैक्टिव लगता है फ्रॉम अ स्लाइटली 6 months 12 months एंड बियॉन्ड पर्सपेक्टिव। तो आपने ये नजर रखना चाहिए कि जैसे जैसे आप ब्याज दरें बढ़ती है पोर्टफोलियो की टोटल यील्ड भी बढ़ जाती है। और समझिए अगर आप कोई आपके पास कोई फिक्स इनकम प्रोडक्ट लेके आता है, जैसे आज की तारीख में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं। समझो आपको कोई 3 साल या 4 साल के टारगेट डेट मैच्योरिटी फंड में निवेश करने की सलाह देता है, तो निवेशकों को देखना है कि इसकी टोटल पोर्टफोलियो की यील्ड कितनी है और उससे वो लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो अवधि तक इन्वेस्ट करके रहेंगे वो टारगेटेड मैच्योरिटी डेट तक, तो अंदाजन उनको कितना रिटर्न छूट सकता है। तो आई थिंक उस वजह से जो यील्ड्स जैसे बढ़ते जाते हैं, फिक्स्ड इनकम की जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है उतनी ही ज्यादा आकर्षक होने लगती है। करेक्ट। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये कई बार होता है कि हम टेक्निकलिटीज़ में जो जो टर्म्स सुनते हैं कई बार हमें समझ में नहीं आते हैं, और हम अगर सही तरीके से चीज़ों को न समझें, किस तरह बाज़ार वर्क करता है, किस तरह कामकाज होता है यहाँ पर, और अगर आप बेसिक्स नहीं समझ रहे हैं तो उससे गलत डिसीजन लेने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी चूंकि अब ये माना जा रहा है लक्ष्मी जी कि जो है बाजार चूंकि गिर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स जो है वो गिर रहे हैं, यील्ड्स बढ़ रही हैं। क्या ऐसे में जब हम पोर्टफोलियो का अपना रीएलोकेशन कर रहे हैं या रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, तो हमें ऐसे फंड्स की तरफ जाना चाहिए जो बड़े स्टॉक्स में, जिन्हें हम ब्लू चिप बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू चिप फंड्स में जाना चाहिए, या हमें फ्लेक्सी तरह के जो फंड्स होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए? किस तरह के फंड्स में इस समय एक निवेशक को ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए हर प्रकार के फंड में निवेश करना जायज है। अगर आप थोड़े इवॉल्व इन्वेस्टर हो, अगर आपको शेयर बाजार के ऊपर पीछे जाने से आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता, आप नियर टर्म फ्लक्चुएशन से अनअफेक्टेड हो, तो आप जैसे निवेशकों के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे आपने बोला, ये सारे जो है एक बास्केट या आप एक बुके बना के, जैसे रिस्क एपिटाइट, जैसे मैंने आपको बताया आपकी और मेरी एक्सटर्नल अपीयरेंस शायद एक हो सकती है, लेकिन आपकी और मेरी रिस्क एपिटाइट बहुत ही अलग हो सकती है। तो इसके लिए जो आपके सलाहकार है, आपके गुड वेल विशर्स है, इनसे आप सलाह लीजिएगा, क्योंकि हम जब आपको दर्शकों को बताते हैं एक ब्रॉड कॉन्टूर बता सकते हैं, लेकिन जब आपको खांचा भरना होता है तब आपको अपना रिस्क किसी दूसरे के रिस्क के साथ तुलना नहीं करनी होती। बिल्कुल सही बात। तो एक बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है साफ साफ, वो ये कि आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर रहे हैं, कि लक्ष्मी जी एक चीज़ और होती है पोर्टफोलियो में, हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, इक्विटीज़ की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, कई बार फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं कि आपको गोल्ड में भी कुछ पैसा रखना चाहिए, आपको जो नई एसेट क्लास है जैसे क्रिप्टो की बात कर लें वहाँ पैसा भी रखना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे दो हिस्सों में इसको तोड़ लेते हैं दो तरह के निवेशक, एक निवेशक जो अभी शुरू कर रहा है और एक निवेशक जो पिछले कुछ 8 10 15 साल से मार्केट में या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहा है। इन दोनों को गोल्ड, क्रिप्टो, ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए? तो देखिए गोल्ड और क्रिप्टो दो अलग इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज है। तो पहले मैं गोल्ड पे फोकस करना चाहूंगी। चाहे वो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या आप काफी सीजन खिलाड़ी हो इन्वेस्टमेंट्स के, गोल्ड का आपके पोर्टफोलियो में होना उतना ही जरूरी है जितना आप अपने लाइफ को इंश्योर करते हो। तो इंश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, गोल्ड को आप ऐसा निवेश मान के चलिएगा। तो उस हेतु केवल 5, 10 या 15% ऑफ द पोर्टफोलियो, जो कि टेल एंड हम बताते हैं, वो टेल एंड को रखिएगा अपने पोर्टफोलियो में। और जो सबसे अहम है, गोल्ड में अगर आप निवेश करना चाहोगे तो इट इज वेरी इंसिडेंटल कि गोल्ड आपको चमक के अलावा रिटर्न भी कमा के देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस की तरीके से इसको ट्रीट करिएगा,
और इस वजह से गोल्ड ईटीएफ्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऐसे कैटेगरीज में आप निवेश करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा इन कंपैरिजन टू फिजिकल गोल्ड, जो कि कम्बरसम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम्स है। तो ये जो दो माध्यम से आप निवेश करोगे और टेल एंड पोर्टफोलियो में रखोगे वो ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरा ये मानना है कि बिटवीन इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम एंड गोल्ड एंड मे बी रियल एस्टेट, घर में रहने के हिसाब से इतना अगर आपने निवेश कर लिया तो आपकी गोल के हिसाब से आपको जो गोल अचीव करना है नियर टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, मेरे हिसाब से वो अचीव होगा। चलिए, तो गोल्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उसको पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो सामने आई है वो ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। डिजिटल गोल्ड है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। उस तरह के अगर आप उस तरह के रास्ते अपनाते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, तो वो बेहतर होंगे, क्योंकि फिजिकल गोल्ड अगर आपने गोल्ड बार खरीदा तो जाहिर तौर पर उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज स्टोरेज का होता है, सुरक्षा का होता है। तो बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो आप लेके चल सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए लक्ष्मी जी हम कोशिश ये करते हैं कि जो दर्शक हैं हमारे, वो हमारे एक्सपर्ट्स को भी समझें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो कब शुरू हुई और किस तरह आगे बढ़ी? मेरे पोर्टफोलियो में मैं बहुत ही बोरिंग ओल्ड फैशन इन्वेस्टर हूँ। मेरा ये मानना है फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है मेरे निवेश के लिए, ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है। और उतार चढ़ाव जब होते हैं मार्केट में, हम तो मनी मैनेजर्स हैं, तो हम बिजी, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे रिस्क कम किया जाए, इसमें बिजी रहते हैं। तो मेरे लिए, मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का जो रूट जो मैंने अपनाया है वो मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा है। बिल्कुल, कई बार ओल्ड इज गोल्ड ही होता है। लक्ष्मी जी, तो यहाँ पर आपने कहा कि आप एक ओल्ड फैशन इन्वेस्टर है, उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। लेकिन कई बार होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की एक लंबी जर्नी पर होते हैं तो कुछ लोग गलतियां करते हैं। मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके हिसाब से आपने कौन सी बड़ी गलती की और उससे क्या सीखा? क्या आप मैसेज देना चाहेंगी दर्शकों को? दो गलती की मैंने। एक तो इनिशियली जब मेरी अर्निंग डेज थे, फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज के डेज से ही मेरी अर्निंग शुरू हुई थी। मैं बच्चों को पढ़ाती थी, जो मेरा शौक था, और उस टाइम पे जो पॉकेट मनी जैसे हम बोलते थे वो भी मिल जाता था। मेरा ये मानना है, अब तो हाइंडसाइट जैसे विजडम बोलते हैं, तब से मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर देनी चाहिए थी। बिकॉज जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे, कंपाउंडिंग का जो फायदा है उतना ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में खिला हुआ आपको दिखाई देगा। तो वो मेरी एक छोटी सी गलती जो मैंने सुधार ली काफी जल्दी, तो वो अच्छी बात है। लेकिन ये मैं सलाह देना चाहूंगी कि मेरी तरह ना बनिएगा। जैसे आपका कमाई का मीटर शुरू हो जाए, आप प्लीज अपने निवेश का मीटर भी शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज जो मेरी सबसे बड़ी गलती, बिटवीन द टू गलती मैं कह सकती हूँ कि मैंने इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह माना इन द अर्ली डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो मैंने उसको एक रिस्क कवर की तरह नहीं सोचा। तो उस वजह से काफी सारा पैसा हर जैसे बीमा, बचत वगैरह काफी जगह में मैंने निवेश किया था। पर ओवर द इयर्स फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो, एसेट एलोकेटेड पोर्टफोलियो अगर है, तो आप इंश्योरेंस को रिस्क कवर की तरह देखिएगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक 30-40 साल चल गया, तो वो इंश्योरेंस अगर एक्सपायर वर्थलेस भी हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप काफी पैसे बचा सकते हो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में फॉर एग्जाम्पल कम प्रीमियम भरना रहता है। तो ये मैंने काफी टाइम बाद सीखा। तो ये मेरे दो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आप ट्राई कीजिएगा जितने हद तक आप इन मिस्टेक्स को ना दोहराएं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा फायदा होगा। कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलेगा जैसे ही आपकी कमाई का मीटर शुरू हो, आपका इन्वेस्टमेंट का मीटर भी शुरू हो जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा टेक अवे। और साथ ही साथ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये हर फाइनेंशियल प्लानर आपको बताएगा कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए और इंश्योरेंस को भी सिंसियरली कंसिडर करना चाहिए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कई लोगों को लगता है लक्ष्मी जी, ये इन्वेस्टमेंट का, और चाहे म्यूचुअल फंड हो, शेयर बाजार हो, डेट हो, तो इसमें काफी कुछ पढ़ना लिखना पड़ता होगा, काफी समय लगता है काम में। पर यह भी जरूरी है कि आदमी अपनी जिंदगी जिए। आप अपने फ्री टाइम में सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करती हैं?
बहुत सारी चीजों की शौकीन हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी फिल्मी हूँ मैं, मुझे बॉलीवुड पिक्चरें बहुत पसंद है। और जब लॉकडाउन था तो ओटीटी के द्वारा ये चैनल यूज किया था। फूडी हूँ मैं, खाने की शौकीन हूँ, तो जब नए नए रेस्टोरेंट खुलते हैं तो मैं उनको ट्राई करना पसंद करती हूँ। मैं खुद रिव्यू अपना लिखती हूँ, मैं दूसरों के रिव्यू से नहीं जाती हूँ। एंड लास्टली आई लव ट्रैवलिंग, तो मुझे ट्रैवल विश्व भर में मुझे ट्रैवल करना है। काफी कंट्रीज घूम चुकी हूँ, काफी सिटीज कवर कर चुकी हूँ इंडिया में। उससे जो आप इंटरैक्शन से नए एक्सपीरियंसेस गार्नर करते हो, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी प्राइसलेस। तो फूडी हूँ, फिल्मी हूँ, फाइनेंस तो कीड़ा है ही खून में, और उसके अलावा ट्रैवल भक्ति हूँ। करेक्ट। तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ फाइनेंशियल साइड में ही रिच नहीं है, आपका पोर्टफोलियो तो नॉन फाइनेंशियल साइड में, पर्सनल लाइफ में भी आपका पोर्टफोलियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रिच है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी, समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्मी अय्यर यहाँ बताती हुई कि किस तरह आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ अपने गोल्स पर। यह बहुत ज़रूरी है। अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को अगर आपको उसकी मंजिल तक पहुँचाना है तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका गोल क्या है। जो दुनिया भर में अलग अलग खबरों का और अलग अलग चीज़ों की जो नॉइस होती है उससे आपको बच के रहना चाहिए। चलिए, निवेश की एबीसीडी के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।